नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सबने एक मूवी देखी होगी, धमाल। उसमें जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है तो सबसे आगे अगर कोई खड़ा मिलता है तो वो है जावेद जाफरी का कैरेक्टर। और वो कहता भी है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है मैं ही क्यों सबसे आगे खड़ा मिलता हूं। कुछ वैसी स्थिति हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान की होने जा रही है। यह युद्ध अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में चल रहा है और वहां से जो आधिकारिक आंकड़े आ रहे हैं लोगों के मरने के, उससे कहीं ज्यादा आधिकारिक आंकड़े तो पाकिस्तान से आ रहे हैं। और यह स्थिति अब पाकिस्तान के लिए बद से बदतर होने वाली है, क्योंकि अब यह युद्ध और व्यापक होने वाला है। ऑलरेडी यह हिंद महासागर में पहुंच गया है और किन्हीं वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों के द्वारा या उन ताकतों के द्वारा पाकिस्तान का इस्तेमाल निश्चित तौर पर भारत को इंस्टिगेट करने के लिए और भारत को इस युद्ध में या इसी के समानांतर किसी और युद्ध में इन्वॉल्व करने का निश्चित तौर पर प्रयास किया जाएगा। कैसे किया जा सकता है, क्या हो सकता है, उस पर चर्चा होगी। साथ ही किस तरह की तैयारियां भारत की तरफ से हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। अभी एक बैठक हुई थी प्रधानमंत्री आवास पर, लगभग 3.25 घंटे की सीसीएस की बैठक हुई थी। जहां तक मुझे याद आता है, जो पहलगाम की घटना हुई थी तब से अब तक ये 3 बार हुई है। पहलगाम की घटना के दौरान हुई थी, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद हुई है, या अब हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि रोज होने वाली कोई कैबिनेट बैठक है या कुछ है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई इनपुट है, कोई क्राइसिस सिचुएशन है, तो सरकार उसी दौरान सीसीएस की बैठक बुलाती है। जब भारत में ये सीसीएस की बैठक हो रही होती है, उसी दौरान उसी समानांतर उसी स्टेटस की एक बैठक पाकिस्तान में भी हो रही होती है। वहां पे शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और जितने भी उनके सब चट्टे बट्टे हैं वो सब इकट्ठे हो रहे होते हैं। और ठीक अगले दिन पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, उनकी तरफ से एक बयान आता है। वो ये कहते हैं कि भारत हमारे ऊपर हमला करने वाला है, युद्ध होने वाला है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए और हमें भारत से बैठकर बात करनी चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि हमें भारत से बात करनी चाहिए, ये मतलब आप लिटरली लेंगे तो यही मतलब है, लेकिन वो मैसेज है कि अब भारत के साथ युद्ध की बात पाकिस्तान से होने लगी। ये डिसेप्शन है। जैसे ट्रंप करता है, अरे ईरान से बात कर रहे हैं, फला दौर की बातचीत चल रही है, कल फिर वहां मिलेंगे, परसों वहां मिलेंगे, और टाइम अच्छा हमने 10 दिन का टाइम दे दिया, और इसी दौरान वो ईरान के ऊपर कार्यक्रम कर देता है। तो पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के खिलाफ कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। ये संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से या उस एरिया से कोई ऐसा अटेम्प्ट भारत की तरफ किया जाए और कहा जाए ये ईरान का रोग मिलिशिया है, रोग आईआरजीसी वाले लोग हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, उनसे मिलकर आए थे, तो भैया ये तो ईरान वालों ने कुछ भारत के खिलाफ कर दिया है। ये संभावनाएं हैं कि पाकिस्तान में, क्योंकि शिया आबादी बहुत सारी है, तो हो सकता है उसका इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ इस तरह का एक फॉल्स फ्लैग क्रिएट किया जा सकता है। और किसके इशारों पर? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका फंसा हुआ है इस पूरे युद्ध में, तो वो इस चीज का इस्तेमाल निश्चित तौर पर कर सकता है। अब ये मेरा हंच है, अब जो होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन इस तरह की संभावनाएं निश्चित तौर पर बनी हुई है। और आज ही सुबह 16 कोर ने ट्वीट किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी बैट कमांडो जो टीम होती है, बॉर्डर एक्शन टीम जो होती है, उसकी तरफ से वो स्पेशलाइज्ड कमांडोज होते हैं, भारत में इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास किया गया, भारत ने उसे फॉइल किया, उसे हटाया, उसे खत्म किया। यानी कुछ छुटपुट पाकिस्तान की तरफ से प्रयास किए जाएंगे भारत को परेशान करने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान फिलहाल जिस सिचुएशन में फंसा हुआ है ना, वो सैंडविच बन गया है। उधर से तालिबानी लगे हुए हैं, उधर से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। अभी जो ईरान का ही एक आईआरजीसी का कमांडर है, उसने कहा है कि ऐसा है, अब पाकिस्तान की भी बारी आने वाली है, क्योंकि इस पूरे एरिया में जहां तक ईरान की रेंज आती है, जहां जहां यूएस मिलिट्री के बेसिस हैं, जिन जिन देशों ने अपनी जमीन यूएस मिलिट्री को दी है, सब पर अटैक हुए हैं। अब तक मात्र 3 देश बचे हुए थे, टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान। अजरबैजान के बाकू में भी मिसाइल गिरनी शुरू हो गई है, क्योंकि वहां से जो इजरायली हैं वो ईरान के अंदर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं। जो मरा था ना रईसी उनका राष्ट्रपति, वो भी अजरबैजान की बॉर्डर पर ही मरा था। तो अब 2 देश बचते हैं, टर्की
और पाकिस्तान, इनका भी अब कार्यक्रम आने वाला है। और पाकिस्तान 3 तरफ से गिरा है। एक अफगानिस्तान, उधर से ईरान वाले कहेंगे भैया हम तो बदला लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो तो कहीं भी चला रहे हैं भैया, खुरा खेत फरुखाबादी हो गया उनकी तरफ से। अच्छा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 10 दिशाओं में मिसाइलें चल रही हैं, तो पाकिस्तान बचा हुआ है। कब तक बचा हुआ है? सिर्फ टाइम बाई है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान की भी ये स्थिति होनी है। और इधर से जो भारत की तैयारी है, भारत ने भी कह दिया है, जो राजनाथ सिंह जी हैं वो पश्चिम बंगाल में थे, उनका बयान आता है और अनायास ही नहीं आता। समय देखिए किस समय आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है। भैया कोई पूछ नहीं रहा, कोई मतलब नहीं है, आप अचानक से क्यों बयान दे रहे हैं रक्षा मंत्री कहीं से? यानी वो मैसेज किसी और को देने की बात चल रही है। और कहा है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा बुरी हालत होगी। इसका मतलब जो ये वाला एरिया है जो अभी अपेक्षाकृत शांत है, आने वाले समय में, मैं ये नहीं कह रहा होगा 100%, लेकिन संभावनाएं हैं कि इसमें भी कुछ ना कुछ आपको होता दिखाई देगा। और भारत तैयार है उसके लिए। भारत निश्चित तौर पर उसके लिए तैयारियां कर रहा है। आसिफ अली जरदारी क्या कह रहा है वो सब चीजें ठीक है, लेकिन ये तैयारियां ऑपरेशन सिंदूर से पहले से चल रही हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लगातार से चल रही हैं। फिलहाल भारत ने एक नो टाइम जारी किया है राजस्थान के अंदर। वहां पर जो एयरफोर्स है वो अपनी ड्रिल करेगी। और ये सुनते ही पाकिस्तान में ना थोड़ा सा डर का माहौल है। जो उनके कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोल्स हैं वो काफी सारे बढ़ गए हैं। प्लेन उड़ाए जा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। अरे कुछ हो ना जाए, कोई सुखोई, कोई रफेल ना आ जाए। और ये तब है जब तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। $80 पार हो गया है। हम जैसे लोग हैं जो भारत में बैठे हैं उसे लग्जरी, मतलब उसे एक आम चीज के लिए की तरह मानते हैं कि ठीक है तेल है, पाकिस्तान के लिए लग्जरी है वो तेल। और उनके प्लेन फूंक रहे हैं और नो टाइम जारी किया गया और ठीक ठाक बड़ा नो टाइम है। और इतने बड़े नो टाइम, कोई बड़ी एक्सरसाइज तो हो नहीं रही है कि भारत की तरफ से कोई बड़ी एक्सरसाइज हो रही है, कोई ट्राई सर्विसेज की एक्सरसाइज हो रही है, वो सब भी नहीं हो रहा है। हाँ, संभवतः भारत अपने जेट्स की टेस्टिंग कर रहा हो, मिड एयर रिफ्यूलिंग कैसे होती है, एवेक्स कैसे काम कर सकते हैं, या इस एक्सरसाइज के नाम पर वहां कोई डिप्लॉयमेंट हो रहा हो। क्योंकि भारत को अंदाजा है कि कुछ ना कुछ भविष्य में भारत देख रहा है जो शायद हम नहीं देख पा रहे, लेकिन एजेंसियां देख पा रही हैं। और इससे पहले यहां अग्निवर्षा, वायु शक्ति और खर्ग शक्ति 3 एक्सरसाइज ऑलरेडी इस एरिया में हो चुकी हैं या इसके आसपास। तो संभावना यह है कि उस दौरान भी भारत ने बहुत कुछ डिप्लॉय कर दिया हो वहां पर। अंदाजा है, हो सकता है वापस भी ले आए हो। तो इसका मतलब भारत धीरे 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 और पहले कितने सारे नो टाइम जारी हुए थे दिसंबर जनवरी में। इसका मतलब भारत तभी से तैयारी कर रहा है कि इस बॉर्डर को इंटैक्ट रखना है, क्योंकि कल को यहां से कुछ भी हो सकता है। ऊपर से पाकिस्तान की तरफ से खबर आई है, भारत नहीं कह रहा, पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने अपनी जो अग्नि 2 मिसाइल है उसको यहां फॉरवर्ड डिप्लॉय कर दिया है, जिसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर है। यानी कि वो मिसाइल 2500 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है 1000 किलोमीटर के पेलोड के साथ, 1000 किलो के पेलोड के साथ। और वो कन्वेंशनल पेलोड भी हो सकता है और न्यूक्लियर पेलोड भी हो सकता है। और जोधपुर में करी है। मेरा सीधा सवाल है पाकिस्तान से, भारत ने नहीं क्लेम किया, ना डिनाई किया, ना हाँ किया, ना कुछ नहीं किया, शांत है भारत। और क्यों करे? एम्बिग्युइटी बनी रहने देनी चाहिए। अगर पाकिस्तान को लगता है तो होगी, क्या पता ना भी हो, वो डर दहशत बना रहना चाहिए ना। लेकिन मेरा एक सवाल है, पाकिस्तान बहुत चौड़ा तो है नहीं, तो हमें अग्नि 2 मिसाइल फॉरवर्ड क्यों डिप्लॉय करनी है? तो वो उस चीज के लिए हो सकता है जो मैंने कहा था ना कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ईरान के नाम पर क्रिएट किया जा सकता है। तो क्या अग्नि 2 मिसाइल इसलिए वहां डिप्लॉय की गई है क्योंकि भारत को इसमें खींचने वाले, भारत जिस तरीके से तटस्थ बना हुआ है, आप रह सकते हैं तटस्थ, आप कह सकते हैं मैं न्यूट्रल बैठा हूं, आप कह सकते हैं मैं बुद्ध का देश हूं, दूसरे नहीं मानते भाई। वो कह रहे हैं ये शांति से क्यों बैठा है, इसे भी खींचो। तो उसकी संभावनाएं पूर्ण रूप से बनी हुई हैं, क्योंकि आज ही हिंद महासागर में एक ईरानियन नेवी की शिप को हिट किया गया है एक सबमरीन के द्वारा। संभावित तौर पर अमेरिकन सबमरीन है, और वो ईरानियन जो नेवी की शिप है वो विशाखापट्टनम से चली है। यहां कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी,
जैसे होते हैं ना ड्रिल्स वगैरह, मलाबार एक्सरसाइज और ये सब चलता रहता है, तो ऐसे ही ईरान की शिप भी यहां पर थी और वो एक्सरसाइज चल रही थी, और एक्सरसाइज पूरी होने के बाद वो जा रही थी। और इसी दौरान सिंगापुर से अमेरिकन फ्लीट चली और श्रीलंका के कोस्ट से थोड़ा दूर हिंद महासागर में उसको स्ट्राइक किया गया है, और शायद 100 के लोग हैं उसमें, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। सारे जितने भी उसमें लोग थे उनको रेस्क्यू किया गया है, ज्यादातर बचा लिए गए। यानी ये युद्ध अब हिंद महासागर तक आ गया है। तो आप उत्तर हो दक्षिण हो, भारत को हर तरीके से अपनी तैयारियां करनी है, हर चीज के लिए उसे तैयार रहना है। कल को हो सकता है कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की नेवी के खिलाफ कर दिया जाए, मैं ये नहीं कह रहा होगा, लेकिन जब ऐसा फॉग ऑफ वॉर होता है, जब हर कोई अपने ही हिसाब से काम कर रहा है। ईरान में 31 आईआरजीसी की यूनिट्स काम कर रही हैं और सारी इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। तो अमेरिका हो, इजराइल हो, आईआरजीसी हो, पाकिस्तान हो, कोई कुछ भी कर सकता है। और पाकिस्तान तो उस डेस्परेशन की स्थिति में है कि भैया उसे अफगानी मार रहे हैं, उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, उसे ईरानी मारने की बात कर रहे हैं, उसे भारत से भी खतरा है। और जब किसी देश के ऊपर इतना ही खतरा हो तो भैया उसके लिए तो बहुत जरूरी है उसके पास बहुत सारे साजो सामान होने चाहिए। तो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो C-130J हर्क्यूलिस हैं, वो लगातार सॉर्टीज लगा रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं टर्की के। तो क्या वहां से बहुत सारा एम्यूनिशन पाकिस्तान के अंदर डंप किया जा रहा है क्या? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी टर्किश ड्रोन्स पाकिस्तान आ रहे थे। तो क्या अमेरिका टर्की को कह रहा है कि भैया पाकिस्तान को और सामान भेजो, वहां से ईरान पे हमला किया जा सकता है या भारत पे हमला किया जा सकता है क्या? क्योंकि यहां से वो दोनों मुहाने खुलते हैं। तो इसीलिए जो भारत का नॉर्थ हो या भारत का साउथ हो, दोनों जंग स्थितियां सहज और आसान और शांतिप्रिय तो नहीं है। क्योंकि अब जो थिएटर है वो हिंद महासागर में भी खुल चुका है, जो थिएटर है वो नॉर्थ इंडिया में भी खुल चुका है, पाकिस्तान के साथ हो सकती है संभावनाएं। और जब किसी देश के ऊपर ऐसी क्राइसिस सिचुएशन हो, उस दौरान सबसे ज्यादा जरूरी पाकिस्तान के लिए क्या होना चाहिए? उसका एयर डिफेंस सिस्टम या उसका एम्यूनेशन। क्योंकि भैया उसे इतना बड़ा खतरा है, भारत के साथ कुछ भी हो सकता है, 100 चीजें हैं। तो हुआ क्या कि सऊदी में जो शेख साहब बैठते हैं ना, उनका कॉल आया 28 तारीख को शाहबाज शरीफ पे। हाँ वो भाईजान ऐसा है, ये यहां युद्ध छिड़ गया है, तो पैसा वैसा तो हमने बहुत दिया, ऐसा करो जितना तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम है ना सारा हमारे यहां पहुंचाओ, क्योंकि ईरान हमला करने वाला है। तो इन्होंने कहा भाईजान ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, भारत फिर यहाँ, भारत से तो हमें बड़ा खतरा है, उसके वो ड्रोन्स आते हैं, शू आवाज करते हुए टक गिरते हैं और कार्यक्रम हो जाता है। उसने कहा वो हम नहीं जानते, हमारा तुम्हारी एक डील हुई है, हबीबी हमें हमारा सामान मांगता। तो भाई साहब ने 1 तारीख को सारा का सारा एयर डिफेंस सिस्टम लाद कर सऊदी अरब भेजना शुरू कर दिया। और उसमें जो उनके IL-78 MP कार्गो शिप्स हैं, जिनका नंबर है R11003 R09001, 1 तारीख को एयर डिफेंस सिस्टम्स के सारा सामान भर के सऊदी पहुंचाना शुरू कर देते हैं, जिसमें LY-80 जो चाइना का HQ-16 एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो सऊदी गया है। अब सवाल ये है, गजब, ये देखो, चाइना ने दिया सामान इन्हें एयर डिफेंस सिस्टम, ये पहुंचा रहे हैं सऊदी को। और सऊदी किसका साथी? अमेरिका का। अमेरिका वहां खोल के इसका रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा होगा। पहला झटका तो चाइना को ये दे दिया। और जैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम्स वहां पहुंचे 1 तारीख को, अगले दिन वहां की रिफाइनरियों पे धनाधन हो गया कार्यक्रम। कितने रिलायबल हो सकते हैं वो एक अलग विषय है। तो जो LY-80 है उसकी रेंज है 40 से 70 किलोमीटर, जो जेट्स है, ड्रोन्स है, इन सबको रोकने के लिए, मिसाइल्स को रोकने के लिए है। उसके अलावा FM-90 जो चाइना की ही HQ-7B का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, मतलब चाइना में उसे इस नाम से जानते हैं और बाहर इस नाम से जानते हैं, FM-90। इसकी रेंज है 8 से 15 किलोमीटर। ये जो लो हाइट पे मान लीजिए हेलीकॉप्टर है, कोई ड्रोन है, उसको मारने के लिए है। उसके अलावा एंजो सीरीज के MK1, MK2, MK3 ये पहुंचाए गए हैं, जो शोल्डर माउंटेड है, कंधे पे टांगिए और ऐसे आप फायर कीजिए।
ड्रोन्स वगैरह, हेलीकॉप्टर, इन सबको मारने के लिए, तो ये सब वहां पहुंचाया गया है। देखो ये पाकिस्तान के वैसे भी किसी काम नहीं आना था, क्योंकि भारत के खिलाफ, भैया भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो अपनी कैपेबिलिटी दिखाई, इनका कोई भी HQ नहीं बचा, ना इन्हें बचा पाया। भारत ने जब चाहा, जहां चाहा, जैसे चाहा वहां मारा। तो कम से कम ये अफगानी ड्रोन्स के खिलाफ तो काम आ सकता था ना। अफगानी जो हमला करेंगे, अभी नूर खान बेस पे हमला हुआ तो वहां तो कुछ हो सकता था ना। अब इन्होंने हटा के तो सारा वहां हबीबी को भेज दिया, हबीबी की जान बचाएगा, सैनिक भेजे गए हैं कुछ वहां पर। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान को कौन बचाएगा, क्योंकि उसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत को इसमें घसीटना है। भारत घसीटा जाएगा, सामान इसके पास है नहीं एयर डिफेंस सिस्टम, फिर इसका धनाधन होगा। उधर अफगानी लग जाएंगे, उधर ईरानी लग जाएंगे, जो भी हो। भारत में कह रहा हूं, भारत 2 दिन में 3 दिन में सारा काम निपटा देगा, लेकिन भारत इन्वॉल्व होगा ना उसमें। उसके बाद ईरानी इसमें शामिल होने हैं। तो जो ये थिएटर है पूरे उत्तर भारत में, वो खुलने की बहुत संभावना है। इसलिए जो कुछ भी है आने वाले समय में, कुल मिलाकर भारत के लिए भी सिचुएशन थोड़ी टेंस हो सकती है। इसलिए ज्यादा डर की बात नहीं है, क्योंकि भारत की तैयारियां उस स्तर पर हैं। भारत जानता है क्या होगा, और हो सकता है मोदी जी मिलकर आए हों इजराइल में नेतन्याहू से, तो उधर उन्होंने कहा हो कि भैया हम ईरान पे शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, तुम्हें जो करना है आईमैक का रास्ता क्लियर कर लो। अब सामान तो भारत से ही जाएगा, हाइफा पोर्ट, फिर वहां से यूरोप में और सब जगह। तो भैया रास्ते में जो ये टोल नाका लगा के बैठा है ईरान, इसे तुम निपटा लो। और ये जो बराबर में एक दूसरा न्यूसेंस बैठा है पाकिस्तान, उसे हम देख लेते हैं। क्योंकि नेतन्याहू का एक पुराना इंटरव्यू तो पहले से ही वायरल है, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे खत्म करने के बाद हमारा अगला नंबर पाकिस्तान है। टर्की को अपने सबसे बड़े दुश्मनों में घोषित कर ही चुका है। तो ये 2 यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अगला टारगेट होगा उनका, अगर ये युद्ध उनके पक्ष में समाप्त होता है। क्योंकि यहां पर भी थोड़ा इजराइल फंस रहा है, वो अगले शो में कोशिश करूंगा समझाने की कैसे। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार डरा हुआ है, एयर कॉम्बैट कर रहा है, तीनों पड़ोसियों से जूझ रहा है, चाइना से कोई उस तरह की सपोर्ट आ नहीं रही है, और अब तो क्यों ही आएगी। वो सीधा कहेगा भैया तूने हमारा एयर डिफेंस सिस्टम वहां भेज दिया। तो आने वाले समय में भारत 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ता भर के लिए, 10 दिन के लिए, जितने भी को भी युद्ध लड़े, कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान की लगने वाली है। और जब तेल $100 पार पहुंच जाए, अगर जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, उस दौरान पाकिस्तान को वहां जाना पड़े, तो आप समझिए स्थिति कितनी बुरी हो सकती है। खैर जो भी होगा, जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।